बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान अली चांद। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारी एक मैडम है, उसके साथ इंटरव्यू है रिस्पेक्टेड एडवोकेट लॉ उर्स राजपूत। मैम, हम आपको इस लाइव सेशन में वेलकम करते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। आपके शुक्रगुजार है कि आपने हमें टाइम दिया इस सेशन के लिए। मुसलसल आपसे कम्युनिकेशन होती रही थी, बस सडन आज हमारा लाइव सेशन भी हो रहा है। तो हम आपसे जस्ट पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे। मैंने तो थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बताया। अगर आप हुँ। अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप भी एक लायर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम भी कर रही हैं। मेरा नाम राव उरूस राजपूत है, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड इसके अलावा मैं सैम्स में लीगल एडवाइज़र हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ। अच्छा मैम, थैंक यू। मैम, हाँ। जैसे जनरली हम लॉ जो है, आप भी लॉ से रिलेटेड है, मैं भी हूँ, और ये जो फोरम है वो हुँ, भी लॉ से रिलेटेड है। तो मैं हुँ। कहूँगा कि आप व्हाट इज़ लॉ। लॉ जो है वो सिंपल वर्ड में आपकी नज़र में क्या है? सिंपल वर्ड्स में मेरी नज़र में देखिए, लॉ एक्चुअली रिलेट्स विद द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखा जाए तो आपका पूरा कंट्री लॉ पर ही चलता है और क्योंकि आपके जो रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें हर चीज़ आपको बताई गई है कि किस हवाले से आपका मुल्क चलेगा। इसके अलावा अगर क्राइम्स प्रिवेंशन के लिए हमें यूज़ किया जाए तो उसमें भी लॉ होता है कि हर बंदे की बाउंड्री सेट की जाती है कि उसे किस हद तक क्या चीज़ करनी है कि दूसरा बंदा परेशान ना हो। तो लॉ इज़ एवरीथिंग। और किसी भी कंट्री को रन करने के लिए लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस to bound a person not to interfere in another's life or not to disturb anyone. अच्छा, थैंक यू मैम। You're मैम, welcome. आप एक फीमेल लॉयर हैं, आप फीमेल से रिलेटेड वुमेन के लिए काम भी कर रहे हैं। तो मेरा जो Hmm. सवाल है, तो हमेशा ये कंसीडर किया जाता है कि जो लॉ की फील्ड है वो वुमेन के लिए थोड़ा मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है। उसके बारे में आप क्या Hmm. कहेंगे? अगर फीमेल्स के हवाले से बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि हर फील्ड ही उनके लिए मुश्किल होती है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मैं पहले भी एक लेक्चर अपना डिलीवर कर चुकी हूँ गर्ल्स को कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फील्ड फील्ड होती है, उसमें जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, बट डू नॉट थिंक दैट यू आर जस्ट अ लेडी, यू आर जस्ट अ फीमेल। आप ये सोचें कि यू आर जस्ट एन एडवोकेट। अगर आप अपने इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, आप डॉक्टर हैं, तो वहाँ भी कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अपनी फील्ड वर्क में, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, आपका वर्क है, जो आपकी फील्ड है, उसमें आपको महारत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ील्ड क्या कहती है और आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। हमारी फ़ील्ड थोड़ी टफ़ है, वो इसीलिए क्योंकि ये समझा जाता है कि ये फ़ील्ड सिर्फ़ जेंट्स के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये फ़ील्ड लेडीज़ के लिए भी है। फ़ील्ड जेंट्स या लेडीज़ नहीं देखती, फ़ील्ड फ़ील्ड होती है और बहुत पुरानी है, बहुत रेस्पेक्टेबल फ़ील्ड है। ये जो हमारा पेशा है, जिसे हम उर्दू में पेशा कहते हैं, लॉयर का, ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल है कि हम किसी के बिहाफ़ पे, किसी के लिए हम फाइट करते हैं। अगर पब्लिक एट लार्ज में देखा जाए नॉर्मली भी, तो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बोलते, बट देयर इज़ ओनली अ लॉयर कि जो आपके बिहाफ़ पर फाइट कर रहे हैं, आपके लिए, आपके जस्टिस के लिए। आप क्या सही है, क्या गलत है, उस चीज़ के लिए आपके लिए लड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल फील्ड है और इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए अच्छे से। अच्छा मैम, एज अ फीमेल लॉयर आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में आपको किन मुश्किलात फेस करनी पड़ी एज अ लॉ स्टूडेंट और प्रैक्टिकल लाइफ में? मुझे तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी क्योंकि आई वाज़ रियली कॉन्फिडेंट फ्रॉम माय चाइल्डहुड और शायद ये मेरी मदर की वजह से, मेरे पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट है, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी। तो कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं जेंट्स में काम कर रही हूँ या फ़ील्ड ऐसी है। और सच कहूँ तो फ़ील्ड मैंने सेलेक्ट की थी।
मैंने बीबीए किया और उसके बाद मेरी मदर ने बोला कि आप एमबीए करें और फिर वो एक अच्छी जॉब करें बैंक में या किसी कंपनी में, एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। आई सेड नो, मतलब कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए लाइफ में। आई एम वेरी एडवेंचरस गर्ल, तो कुछ अलग होना चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई कि आप एमबीए करके बस आप एक जॉब कर रहे हैं, आप बैठे हुए वहां पे। कुछ एडवेंचर हो, कुछ ऐसी चीज हो कि जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर सकें, ये एक बहुत बेस्ट फील्ड है। तो मैंने अपने मदर को कहा कि मुझे लॉयर बनना है। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कि वो एक बैरिस्टर थे। स्पेशली यूनिफॉर्म मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, यूनिफॉर्म। तो शुरू से स्कूल में भी यूनिफॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगता था, कॉलेज में भी यूनिफॉर्म। फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिफॉर्म नहीं रहा तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या बात है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म आप जितनी भी अगर फील्ड्स देखें, आर्मी है, एयरफोर्स है या लॉयर्स हैं, इन लोगों के ही सिर्फ यूनिफॉर्म है, दे आर इन फॉर्म। ये एक अच्छी चीज़ है, तो मुझे तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट, स्टिल आई एम। आई एंजॉय माई फील्ड वर्क। अच्छा, मोस्टली हमारे जो लॉ कॉलेजेस मैं सुनता हूँ उसमें तो यूनिफॉर्म तो होती है, पर एक नहीं होता कि लाजमी करार तो नहीं दी गई। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो समझती हूँ लाजमी करार होना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छा लगे पहनना। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आपको बाद में जो फील्ड में आना है वो इसी यूनिफॉर्म में आना है। और इट इट इज़ अ वेरी ग्रेसफुल, आप देखें वाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ सो कूल। और फिर लेडीज जब होती हैं, अगर वो जो उनके ड्रेसेस हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कराची में पैंट शर्ट पहन रही हैं या हैदराबाद में नहीं पहन रही हैं। इट्स ओके, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को आदत होगी कि हमें यूनिफॉर्म पहना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि कहते हैं यूनिफॉर्म होना नहीं चाहिए। वी लव स्टूडेंट लाइफ इन यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर आप कूल कूल कपड़े पहनते हैं, आपको पता होता है। आप न्यू न्यू शर्ट्स ला रहे हैं, वो थोड़ा जीन्स आप वैसी पहन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टाइल वो लोग करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में आप कोई स्टाइल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बट आई सेड कि यूनिफॉर्म इज़ वेरी मस्ट। उन्हें अंदाज़ा होगा कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपने इसी फॉर्म में रहना है। यूनिफॉर्म आपको, अभी मैं अगर यूनिफॉर्म में नहीं हूँ तो मे बी कि मेरी थिंकिंग थोड़ी बहुत स्लाइटली चेंज हो जाएगी। लेकिन जब मैं यूनिफॉर्म में होंगी, मैं कोर्ट में होंगी, तो मेरा एटीट्यूड, इम्प्रेशन, इवन की बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। आई अच्छा, लव ये यूनिफॉर्म। जो नहीं, ये मोस्टली कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भाई जो भी जूनियर है वो फुल ड्रेस में ना हो, एज ए वर्क कोर्ट में, वकील में। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो एक जूनियर्स यूनिवर्सिटी लाइफ, एक तो यूनिवर्सिटी लाइफ में होगी तो वहाँ तो चीज़ रहती है कि भाई ड्रेस वगैरह जो भी हो उसके लिए। एक होता है कोल्ड में, जैसे हम्म। कोई भी जूनियर हम्म। प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि भाई ये फुल ड्रेस में ना हो, अगर इसके पास टाई है तो कोट ना नहीं होना चाहिए, अगर हम्म। कोट भी है तो टाई डिफरेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बेसिकली मेरा सिर्फ अपने हद तक अगर मैं बताऊं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उन्हें टोटली फोकस अपनी स्टडी पर करना चाहिए, कोर्ट में तो आना नहीं चाहिए। हाँ, जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए आते हैं आफ्टर गेटिंग योर डिग्री, जब आप 6 मंथ्स की जो अपनी इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उसमें ये प्रोसेस होता है कि आप टाई नहीं लगा सकते, कहीं पर आप कोट वेयर कर सकते हैं, कहीं पर ये भी मना होता है। सी, मैं समझती हूँ कि कोई एक चीज़ होनी चाहिए। वो इसलिए मना करते हैं कि डिफरेंस पता लगे कि ये एनरोल्ड है और ये भी एनरोल्ड नहीं है, बस ये डिफरेंस के लिए वो ऐसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि टाई का सिस्टम होना, कोट तो होना चाहिए लाजमी। भले टाई का इशू कर दें कि टाई आप ना वेयर करें, लेकिन कोट इज मस्ट। अब विदाउट कोट है, यहाँ हैदराबाद में भी ऐसा है कि बहुत ऐसे हैं कि कोट नहीं वेयर करते, तो वहां से हमें पता लग जाता है दे आर स्टूडेंट, दे आर नॉट एनरोल्ड। बिल- तो कुछ ऐसे हैं जो कोट पहनते हैं बस वो टाई नहीं लगाते, तो उससे भी अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक प्रॉपर एक चीज होनी चाहिए, या तो आप टाई ना लगाएं, बस टाई मत, कोट पहनना चाहिए, कोट इज मस्ट। वो आपका पूरा यूनिफॉर्म की शेप में आप आ जाएंगे। अच्छा, मैं मोस्टली हमने देखा है अगर कोई भी अगर एनरोल्ड है, जैसे कि हम नए नए एनरोल्ड हुए हैं और हमारे साथ जो सीनियर हैं वो उससे हम्म। एक्सपीरियंस भी है, तो सीनियर को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बेनिस्बत एक न्यू एनरोल्ड वकील को। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो वैसे जो ये मैं जो कहूँगी। जूनियर जो है वो भी लॉ पढ़ के आया और सीनियर है वो भी पढ़ के आया। आजकल तो लॉ, पहले हम्म। जो हमारे सीनियर थे वो 1 साल 2 साल का प्रोग्राम या 3 साल हाँ का ऐसा।
तो अब तो हम जो भी हमारे दोस्त आ रहे हैं वो 5 ईयर तक कर रहे हैं, तो उसको वही वैल्यू नहीं मिल रही जो एक सीनियर को मिलती है। एक इनरोल्ड बंदे को तो वही मिलनी चाहिए, एक स्टूडेंट है जो अभी इनरोल्ड ही नहीं हुआ तो उससे तो ठीक है वो बात समझ में आती है। जब आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लॉ जो हम पढ़ के आते हैं वही हमारे सीनियर्स ने पढ़ा है और वही हम लोग भी पढ़ रहे हैं लॉ। वही सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, वही सारे सेक्शंस हैं। आपके आप सिविल की साइड पे चले जाएं तो वही ऑर्डर्स हैं, लॉ का आपको पता है। बट उन्हें वैल्यू, आई थिंक ब्याज सिस्टम तो कहीं है नहीं जुडिशरी में, लेकिन वैल्यू की बात ये है कि वो जो सीनियर है वो हमसे सिर्फ एक्सपीरियंस में सीनियर है। हम पढ़कर आए हैं, थ्योरी इज डिफरेंट देन प्रैक्टिकल लाइफ। क्योंकि जब मैं पढ़कर आई तो मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ा है, जिस तरह से पढ़ा है वैसा ही होगा। और थोड़े बहुत ड्रामे देखे हुए थे मैंने, थोड़ी बहुत फिल्में देखी थी लॉयर्स की, ये होता है। मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं ऐसे बोलूंगी वैसे बोलूंगी, पर वो ऑब्वियसली किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं होता कि किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। तो वो जब मैं फील्ड में गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो टोटली डिफरेंट है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा हम सोच कर आए, इंस्पायर होकर आए कि जनाब ये बोलेंगे हम, जज साहब ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लोग यही समझते हैं। तो मुझसे काफी मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं ऐसे ही बात करते होंगे, तो वो ऐसी चीज है नहीं। अब बात आती है कि आप सीनियर्स जो हैं उन्होंने अपना एक टाइम दिया है कोर्ट को, और सारे जो जजेस हैं ऑब्वियसली जब वो अपने मैटर्स चलाते हैं तो जजेस जो हैं उन्हें रिकग्नाइज कर लेते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। डिपेंड करता है आप ऐसा नहीं है कि जूनियर्स जो है उन्हें मौका नहीं मिलता या उन्हें लोग पहचानते नहीं। जब तक आप अपेयर नहीं होंगे बिफोर द ऑनरेबल जज तो ऑब्वियसली आपकी कोई पहचान नहीं होगी। आपको अपेयर होना चाहिए, जजेस आपको पहचान जाएंगे। अपेयर हो एक यूनिफॉर्म वे में, एक मैनर्स आपको पता होने चाहिए कि आपको किस तरह से बात करनी है, तो आप फौरन नज़रों में आ जाते हैं और ऑब्वियसली आपको पहचाना जाने लगता है, आप फेमस होने लगते हैं। लेकिन फेमस होने के लिए जो एक मेन चीज़ है जो कि सीनियर्स ने भी अपनाई वो हार्ड वर्क है। उन्होंने हार्ड वर्क किया, अपनी जो है वो लाइफ काफ़ी हद तक उन्होंने जुडिशरी को दी है। इसीलिए तो मैं भी अगर कभी किसी मैटर में जाती हूँ तो बहुत सारे जजेस हैं जो मुझे जानते हैं। ऑब्वियसली मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम नॉट सो मच सीनियर, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं वो बहुत सालों से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट। मुझे तो 1 साल में ही पहचान गए थे लोग। जब मैं एनरोल्ड होकर आई कोर्ट में तो वो तो पहचान मुझे पहचानने लग गए थे, क्योंकि आप बाहर से कनेक्टेड होते हैं। लॉयर्स तो आपको वैसे ही जानते हैं, और जब आप मैटर्स में अपेयर होते हैं तो आपको जजेस पहचानने लगते हैं, जो पब्लिक होती है वो जानने लगती है, क्योंकि वो बहुत सारी डेट्स होती हैं, उस पे कई कई लोग आपको कई कई बार देखते हैं। तो फेमस तो मैं समझती हूँ बहुत आराम से हो सकता है लॉयर, कोई मसला ही नहीं है ना उनके लिए। बस आपको ग्रिप होनी चाहिए लॉ पे, और आपको आप अपने यूनिफॉर्म वे में होने चाहिए, और आपको मैनर्स का पता होना चाहिए। और एक दिन आएगा कि जब हम भी सीनियर होंगे और हमारे जूनियर्स होंगे तो फिर हमें भी वैल्यू दी जाएगी, और फिर वही जूनियर्स हमसे ये सवाल करेंगे। आई थिंक हमारे पास बेस्ट आंसर होगा। सॉरी, आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज़ आ रही मेरी? जी, अब माइक ऑन है। क्या जुडिशरी में जुडिशरी सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है? किस चीज़ की अमेंडमेंट करनी चाहिए? लॉ तो हर चीज़ दी हुई है हमें। मुझे लगता है अमेंडमेंट की जगह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर लॉ अच्छा। गिवन है, हर चीज़ दी हुई है। मतलब किस चीज़ की आप मुझे बताएं कि अगर एक चोरी है करता है कोई तो उसकी भी सज़ा है, कोई मर्डर होता है उसकी भी सज़ा है, अगर माइनर ऑफेंसेस हम ले लें इवन के सुसाइड तक की सज़ा है। हर चीज़ दी हुई है लॉ में। अब हम किस चीज़ पर अमेंड करें? मैंने कुछ लोगों से सुना कि भाई जितने मैटर्स हैं लेडीज़ के हवाले से इसमें कुछ लॉ आना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे किस किस्म की अमेंडमेंट? हमें तो लॉ ही नहीं पता ना, पब्लिक को भी लॉ नहीं पता ज़्यादातर, इसलिए वो ये कहते हैं ये चीज़ है नहीं। लॉ में सब कुछ गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। बात अमेंडमेंट की नहीं, बात है इम्प्लीमेंटेशन की, कि हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। बिल्कुल। अच्छा मैम, एज अ फीमेल लायर है तो मेरा सवाल भी आपसे ही होगा, क्योंकि हम्म। मोस्टली जो सवाल है वो फीमेल से रिलेटेड ही आपसे किए हैं। तो फीमेल लायर है, उसको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, चूज़ करनी चाहिए एज अ लॉ प्रैक्टिसिंग लायर में? क्रिमिनल भी है, सिविल भी है, और भी बहुत सी। तो कौन सी फील्ड है जो एक वकील के लिए सिक्योर होगी कि भाई मैं ये चीज़ चूज़ करूँ तो मुझे सिक्योर एज अ फीमेल, स्पेशली फीमेल के लिए?
मुझसे आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं तो फॉरेन क्रिमिनल साइड में, क्योंकि मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्रिमिनल साइड पे, मुझे बड़ा नहीं, अच्छा आप लगता है सिर्फ ये। आप अपने नहीं, हिसाब से नहीं, मैं एक जनरल फीमेल फीमेल के हिसाब से मोस्टली जो गर्ल्स है उसके लिए। देखिए, अगर तो सिक्योरिटी चाहिए तो फिर ये फील्ड ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर तो ये किसी भी किस्म से सिक्योर नहीं हुई। अगर कोई सिविल मैटर भी है, ये वैसे भी आपको पता है हम उन्हें सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रही थी लॉ की तो मैंने रिसर्च की कि अपने ही क्लास फेलो से भी पूछा कि क्या लगता है आपको कौन सी फील्ड आप ज्वाइन करेंगे। उनका माइंड सेट ऑलरेडी सेट था कि उन्हें किस जगह जाना है। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन सिविल और फैमिली मैटर्स, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन criminal matters, so they can continue that field. I was interested in criminal matters, so I love to try all the criminal matters. इवन के CNS के केसेस भी मुझे बड़ा मज़ा आता है उसे चलाने में, बहुत एंजॉय करती हूँ। लेकिन अगर लेडीज, सिविल इज अ मदर ऑफ लॉ, मुश्किल है, टफ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको क्रिमिनल्स का सामना नहीं करना और आप ऐसे ऐसे नहीं देखना चाहते उनको, तो फिर आप सिविल साइड करें। अदरवाइज अगर बहुत ही अगर चाहते हैं कि इजी हो आपके लिए कुछ, तो फिर आपको फैमिली साइड पे जाना चाहिए लेडीज के लिए। फैमिली साइड फिर सही है। बाकी उनका अपना माइंड होगा, जब वो स्टडी करेंगी तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो किस साइड पे उनका इंटरेस्ट है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। मोस्टली यही कहा गया है कि जो फीमेल लायर थे वो फीमेल फैमिली वकील बने या फैमिली जज बने। हम्म। अच्छा मैम, ये जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो जो बंदा 5 साल पढ़ता है या 3 साल पढ़ता है, तो ज़्यादा बंदा कहाँ सीखता है और इसमें क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? कि एक प्रैक्टिकल लाइफ, तो जैसे आपने पहले ही बोला कि भाई जितना जो चीज़ हमें पढ़ाए थे, जब फील्ड में आए तो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा था कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, नई चीज़ें आ रही। पढ़ा, देखिए जैसे लॉ लिखा है एक बहुत ही बाउंड्रीज के साथ है कि ये चीज़ नहीं करनी, ये गलत है। लेकिन जब मैं खुद देखती हूँ लोगों को, इवन के लॉ तो ये भी है ना कि आपने सिग्नल पे रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी, इंडिकेटर को देखें कहाँ इशारा है, पर हम इसे फॉलो तो नहीं कर रहे। मतलब बिल्कुल। एक ये डिफरेंस है, हमें पता है कि ये चीज़ ऐसे है लेकिन वैसे है नहीं। जब मैं स्टडी करके प्रैक्टिकल लाइफ में आई, ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस, मैंने आपको बताया ना, मूवीज़ देख के, हम ड्रामास देखकर और बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि ऐसे बात करेंगे, वैसे बात करेंगे। पर मैं सिर्फ़ वो उस हवाले से बात कर रही थी कि जो आप प्रैक्टिकल लाइफ़ है आपकी, वो टोटली डिफरेंट है आपकी थ्योरेटिकल लाइफ़ से, कि जो आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर आप जाकर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने केस को, अपने मैटर को किस तरह से चला रहे हैं। और उसके बाद जो जजमेंट्स होती हैं, ऑब्वियसली ऑनरेबल जज हैं, ज़्यादा समझते हैं। ये जो काज़ियों का सिस्टम तो ख़ैर हमारे मुसलमानों में भी बहुत पहले से चला आ रहा है, तो एक बड़ा ही रेस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन है और उसको बड़ी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो उस हवाले से तो आपको बड़े अच्छे तहम्मुल से बात करनी पड़ती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम जज के सामने हम कहते हैं इस तरह करके, जो रेस्पेक्ट होती है, ये मुझे बहुत, और मैं इसे हमेशा अप्लाई करती हूँ। कोई और अप्लाई करे ना करे, मैं, मेरे थोड़े ज़ाविये, मेरे थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं लोगों से। बिल्कुल मैम, एक्चुअली जो पॉलिटिकल बार है आजकल, जो वकीलों की ये बार पॉलिटिक्स, पहले तो इतनी नहीं थी, आजकल तो माशाल्लाह से ज़्यादा हो रही है। हर हिसाब से हुँ, पॉलिटिकल बात का इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो उसमें एक वैसे कैंडिडेट तो वुमेन भी हैं, वो भी इलेक्शन कंडक्ट करती हैं, उसमें जो भी सिस्टम होता है, क्या एक पर्टिकुलर चीज़ें जैसे नेशनल असेंबली, प्रोफेशनल असेंबली में एक रिजर्व सीट होती है मिनॉरिटीज़ के लिए। मैंने लास्ट टाइम किसी की फेसबुक पे ये हुँ। पोस्ट देखी थी, तो सोचा तो आपसे इससे रिलेटेड सवाल कर लें। तो क्या एक रिजर्व सीट है किसी बार में वुमेन के लिए होना चाहिए कि नहीं? अगर होनी चाहिए तो वो किस बुनियाद पर है? अगर होगी तो हर कोई कहेगा भाई ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले आपने अभी खुद मुझे कहा था, ये क्वेश्चन भी मुझसे किया था
कि लेडीज़ किस चीज़ में सिक्योर होती हैं या लेडीज़ के लिए कौन-सी फ़ील्ड बेहतर है। जब वो इस फ़ील्ड में आने के बाद ये सोच रही हैं, अपनी सिक्योरिटी देख रही हैं और वो ये सोच रही हैं कि मुझे किस फ़ील्ड में मतलब इस फ़ील्ड में रहते हुए किस साइड पे काम करना चाहिए, या क्रिमिनल या सिविल या फैमिली, ये मेरी सिक्योरिटी है। तो आप खुद बताएँ कि वो पूरी बार कैसे सँभालेंगी? और अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होंगी कि वो जेंट्स में ये वर्क कर सकें, इस फ़ील्ड को तो जॉइन ही नहीं करने देते ना लोग, पहली बात तो ये है। बड़ा एक बिल्कुल। हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर लड़कियां लॉयर बन जाएंगी तो बहुत कुछ मसले मसाइल हो जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि लेडी वैसे हैं, सीट्स हैं, काफ़ी हैं लेडीज़ जो हैं वो इलेक्शन भी अभी एमएमसी पे भी होती हैं, बाकी बड़ी सीट्स पे तो अभी तक नहीं आई। ये है कि वहाँ पे जेंट्स ही होते हैं, आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपके जनरल सेक्रेटरी हो गए। मुझे लगता है कि जेंट्स जिस बेहतर तरीके से बाहर चला सकते हैं, लेडीज़ इतना मतलब इस जगह पे मैं कहूँगी कि नहीं चला सकती, मतलब इस फ़ील्ड में रहकर। हाँ, ये बात अलग है कि जो लेडीज़ हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहती हैं, वो इसे कैरी कर सकती हैं। लेकिन इवन दो बार्स चलाना और ये पॉलिटिक्स इज़ टोटली डिफरेंट देन जो हमारी आम पॉलिटिक्स है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा टफ़ है। मुझे लगता है ये चीज़ जेंट्स को ही सँभालनी चाहिए, उनको सूट भी करती है। वो प्रेसिडेंट बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। वो नहीं रहना चाहिए यहाँ तो। बिल्कुल। अच्छा मैम, हमने डिस्कस हुई कि आपने कहा कि मैं मोस्टली वुमेन पे काम कर रही हूँ, हुँ। तो उससे रिलेटेड वुमेन के रिलेटेड आप क्या काम कर रहे हैं? क्या अगर हमें व्यूअर्स को आप बता दें, मैं जो आप ज़्यादातर वुमेन ये के लिए कोशिश करती काम हूँ कर रही हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसे लेक्चर्स देती हूँ बहुत सारी कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, और मैं लेडीज़ को बस हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, छोड़ दें डरना, कुछ नहीं होता। आपने बिला वजह जो है वो मर्दों को हवा बनाया हुआ है। आप अगर कॉन्फिडेंट होंगी, आप अच्छे से आपको बात करना आती होगी, तो कोई ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है भाई। ह्यूमन बीइंग है वो भी, जो जेंट्स हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही है ना, कौन से। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो इरिटेट करते हैं, हरास करते हैं वर्क प्लेस पे, दूसरी चीज़ें, तो उनको आपको जवाब देना आना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे मैं लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो वुमेन प्रिज़न है, वहाँ पे लेडीज़ को नहीं रहना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वुमेन जो प्रिज़न है उन्हें विज़िट करूँ, उनके मैटर्स खुद देखूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे मैटर्स हैं वहाँ के जो, उसके लिए मैं कॉस्ट नहीं लेती क्योंकि कुछ तो अच्छा करूँ लाइफ़ में। और वुमेन को जेल में मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा मैटर है, उन्हें बेल मिल जानी चाहिए और उनका मैटर जल्द से जल्द चलकर ख़त्म हो जाना चाहिए। आई मीन व्हाई दे आर इन प्रिज़न। मुझे ये कुछ बात ठीक नहीं लगती कि अगर हम सोचें, बीइंग अ गर्ल अगर मैं सोचूँ तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ कि आप बिहाइंड द बार्स हैं बीइंग अ लेडी। और आई डोंट नो मतलब कैसा आपको एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिलता होगा, आपकी मेंटालिटी कैसी होती होगी। छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पे मिलने आते हैं अपनी माँओं से, ये मुझे बहुत बुरी लगती है ये चीज़। मैं बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो वुमेन को नहीं रहना चाहिए जेल में। तो मैं ज़्यादातर उनके मैटर्स हैंडल करती हूँ, कोशिश करती हूँ उन्हें बेल मिल जाए, उनके मैटर्स फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। और जितनी भी वुमेन हैं, अगर वो कोई क्राइम करती हैं, तो मुझे लगता है बेल हो जानी चाहिए उनकी। लेडीज़ हैं, थोड़ा बहुत उन्हें लीनियंसी होनी चाहिए। हम जिस पाकिस्तानी माशरे में ऑब्वियसली ये इस्लामिक है, और इस्लाम के हवाले से अगर हम सोचें तो औरत की काफ़ी इज़्ज़त है, तो वो उसे मिलनी चाहिए। अच्छा, ये आप चीज़ हैदराबाद में कर रहे हैं या असम के और शहरों में भी ये चीज़ कर रहे हैं आप? देखिए, वुमेन प्रिज़न हैदराबाद में इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे और यहाँ पे टाइम देना चाहिए, वरना तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटती कहीं भी हो। पहले मुझे जिस शहर की मैं हूँ खुद, हैदराबाद की, मुझे पहले वहाँ के लिए काम करना चाहिए, फिर उसके। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में वैसे ही इतने इंस्टीट्यूट्स, इतनी एनजीओज़ हैं, वो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। और आपका ही फ़ोरम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इस हवाले से ये भी वर्क कर सकता है और ऑब्वियसली कर रहा होगा। तो बिल्कुल। मुझे अभी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि पहले हैदराबाद देखें, फिर उसके बाद इंटीरियर। वैसे भी देखिए, कोर्ट्स तो ज़्यादातर इंटीरियर साइड पे जहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो सारी लेडीज़ यहीं आती हैं, हैदराबाद में। जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन लगती है, जो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की जाए, तो वो हैदराबाद में ही होती है। वुमेन प्रिज़न तो ऑब्वियसली हैदराबाद में है।
जैसे आपने कहा कि वुमेन से कॉन्फिडेंस ये के हिसाब से बात की, या जैसे आपने वुमेन्स के हुँ। राइट के बारे में बात की, तो ज़ाहिर सी बात है जो भी शहर है हैदराबाद, कराची हैं, जो बड़े-बड़े शहर हैं, उसमें तो औरत को कुछ अपने राइट्स का पता भी होता है, और इंटीरियर में जहाँ भी जाएँ, उनको अपने राइट्स का भी मालूम नहीं होती कि मुझे राइट्स क्या हैं। उसे यही पता है कि भाई तुम्हें घर में रहना है, और जो भी है उस पे सिस्टम होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हुँ। काम तो मैं समझता हूँ आप हैदराबाद की, तो बिल्कुल हैदराबाद में ही करना चाहिए। जैसे आप लाइव सेशन कर रहे हैं, तो आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करे या इस तरह कोई आपसे अप्रोच करे, तो आप उसकी क्या हेल्प करेंगे? अ, मुझे अप्रोच करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई अगर मैटर है उनका वुमेन के हवाले से, इंटीरियर साइड के हवाले से, वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं उनकी हेल्प करूँगी। आखिर जो मेरा एम था लॉ जॉइन करने का, मुझे लॉयर जो बनना था, वो ये यही एम था कि मैं हेल्प कर सकूं। और इस फील्ड में जितनी इतने ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं, इतने डिफरेंट तरीकों से, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे यूटिलाइज कैसे किया जाए। यू आर अ लॉयर, यू हैव लाइसेंस, यू कैन फाइट ऑन बिहाफ ऑफ एनी वन, सो यू कैन हेल्प। एक ऐसी फील्ड जहाँ पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत न्यू वेज में आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल इनवाइट करती हूँ लेडीज़ को कि उनके जो भी मैटर्स हों, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, और मैं उनकी बिल्कुल हेल्प करूँगी। फिर मैं ये नहीं सोचूँगी कि वो हैदराबाद हैं हो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट थोड़ा ये आता है कि वाक़ई वो सही होनी चाहिए। यहाँ पे पता नहीं है कि चीज़ सही लगे या नहीं लगे, बट आई फाइट फॉर द जस्टिस ओनली, कि अगर आप गलत नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आई एम विद यू। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है आपसे रिलेटेड, जी। स्क्रीन पे शो हो रहा है। हाउ टू इंस्पायर अदर गर्ल्स टू जॉइन एडवोकेसी। सबसे जो ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, आप मेरा ये इंटरव्यू जो है वो आगे आगे फॉरवर्ड करते रहें, तो बहुत जल्दी वो इंस्पायर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल से लेडीज़ होती हैं इंस्पायर्ड, लेकिन उन्हें मे बी कि शायद घर से रोका जाता है, फैमिली से, क्योंकि इस फील्ड को, मतलब फील्ड को बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वे में पेश किया हुआ है कि ये बड़ी नेगेटिव है और इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पे जेंट्स होते ही नहीं है। अगर तो जेंट्स के हवाले से ये बात की जा रही है कि भाई नहीं, लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, तो कौन सी फील्ड है जहाँ पे नहीं होते। हमारी फील्ड जितनी ज़्यादा बेहतरीन है, टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। आप बैंक में बैठते हैं, आप काम करते हैं, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, जेंट्स तो वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फेस करनी होती हैं। तो हमारी फील्ड में तो आपके पास तो बाकायदा अथॉरिटी है गर्ल्स के पास। एडवोकेट मतलब कोई आम बात नहीं है। आप इजीली कंप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई हरास नहीं कर सकता। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, आज तक मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं, मेरी गाड़ी पर भी अगर पीछे एडवोकेट लिखा हो तो लोग काफी मतलब उसे रेस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, वी कैन नॉट से एनीथिंग टू हर, मतलब ये तो गले आ जाएंगी ये तो गले पड़ जाएंगी, पता नहीं क्या एफआईआर वगैरह कटवा देंगी क्या, और लीगल एक्शन ले लेंगी, बिकॉज वी नो द लॉ एंड वी नो हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ पर्सन। तो इंस्पायर्ड होती हैं वो, और उन्हें होना मतलब घर घर से नहीं स्टॉप होना चाहिए। मैंने तो बहुत सारी गर्ल्स को देखा है जो मुझे कहती हैं कि हम बनना चाहते हैं लॉयर, लेकिन घर से ना हमें सपोर्ट नहीं है। मैम आपकी आवाज़, अब आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो? जी, अब आ रही। ओके, अब आ रही है, अब जी, ठीक है। अब आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, जी, थैंक यू। जी, जी। तो मैं यही कह रही थी कि घर से सपोर्ट होनी चाहिए, बाकी हर किसी का अपना माइंड होता है। और इंस्पायर तो ये कि आप लॉ जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है सच्ची, कि आप लॉ जानते हो, बीइंग अ गर्ल तो आपको हर चीज़ का पता होगा। कि शादी भी होगी ना तो भी आपको पता होगा कि भाई किस तरीके से हैंडल करना है हस्बैंड को, क्योंकि फैमिली लॉज भी ऑब्वियसली आप पढ़ते हैं। और उसके अलावा आपको क्राइम्स का भी पता होता है, सिविल नेचर का भी पता होता है, आपके अपने ही घर का कोई मैटर हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, तो आप इजीली डील कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं तो समझती हूँ ये जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, इसको काइंडली आप फॉरवर्ड करें, तो आप देखिएगा फिर गर्ल्स इजीली इंस्पायर्ड हो जाएंगी। हेलो? जी, जी मैम, नेट का इशू हो गया।
इट्स अच्छा ओके। मैम, लास्ट में हम आपसे ये कि आप गर्ल्स या औरतों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ एडवोकेट? देखिए, पहली बात तो मैं एडवोकेट हूँ, तो फिर मैं खुद को लेडी नहीं समझती, क्योंकि ये एक प्रोफ़ेशन है, एक नाउन है। बस एडवोकेट है, फिर वो लेडी या जेंट्स क्या। एडवाइस किस हवाले से, मैं तो हमेशा लेडीज़ को, जो आम जो गर्ल्स हैं, अभी पढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं सिर्फ़ उन्हें ये कहती हूँ कि भई कॉन्फिडेंट रहें, और आप सिक्योर हैं ऐसा मत सोचें कि यू आर नॉट सिक्योर, यू आर सिक्योर्ड। और थोड़ा बहुत आपको अ, पता होना चाहिए, मतलब जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं है कि वो एडवोकेसी है, जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड हैं, आप टीचर हैं, आप बैंक में जॉब करती हैं, आप ये सोचें कि आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपको आपकी फ़ील्ड के बारे में पता होना चाहिए, आप पोलाइट होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि लोगों को ये एहसास होने लगे कि नो, शी इज़ नॉट सिक्योर्ड। असल में लेडीज़ थोड़ी पोलाइट होती हैं, अ, लाइटली बात करती हैं, उनका लहज़ा थोड़ा ऐसा होता है, तो वो समझती हैं, ओह माय गॉड! अब हम सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम इतने अच्छे लहज़े में बात कर रहे हैं, तो कोई गलत समझ सकता है, हमारा मुआशरा ऐसा-ऐसा होता है। लेकिन आप पोलाइट रहें। इख़लाक़ तो ये है कि हमारे इस्लाम ने भी हमें सिखाया है। हाँ, लेकिन लेडीज़ के लिए यही है कि भई आप थोड़ा-सा कड़क लहज़े में बात करें, तो फिर आप वैसे ही खुद को सिक्योर समझेंगी, हाँ, इट्स ओके। एडवोकेट बनने के बाद तो मैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे तो अपनी फ़ील्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है। बाकी जनरेशन बिल्कुल। के लिए मेरे पास मैसेज है कि जी। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, कि जो जेंट्स हैं, वो बड़े फ़िल्में जो देख-देख के ना, इंडियन सलमान खान और आमिर खान और दूसरे खान और अक्षय कुमार, पता नहीं कौन-कौन, मैं मूवीज़ इतनी देखती नहीं हूँ, लेकिन बता रही हूँ क्योंकि मैं रिसर्च भी करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ तो पता चलता है। वो समझते हैं कि बस यही दुनिया है जो दिखाया जा रहा है। बट द ट्रुथ इज़ दैट कि वो सब अलग है, वो सिर्फ़ फ़िल्मों तक होता है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ़ में। तो आपको अपने इख़लाक़ पे ध्यान देना चाहिए, किसी से अच्छे से बात करें, बड़ों की रिस्पेक्ट आजकल अ, ख़त्म होती जा रही है। मैं देख रही हूँ कि हम सीनियर्स की, मैं ऐसा क्यों कहूँ, मतलब मैं खुद को भी इसमें शामिल करूँगी, ऑब्वियसली मैं भी इसी जनरेशन की हूँ, कि हम सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जब तक हम सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सीनियर चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है मैं कोर्ट के हवाले से बात कर रही हूँ, मेन भी कोई एक बुज़ुर्ग हैं या कोई हमसे कोई बड़े हैं, उन्होंने कोई बात कह दी ना, तो लड़के स्पेशली बड़े हाइपर हो जाते हैं, बोला कैसे हमें, और जनाब वो पता नहीं कौन से डायलॉग्स याद आ जाएँगे मूवीज़ के, वो उन्हें बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा मत कीजिए, हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे इख़लाक़ को कॉपी जो है वो फ़ॉरेनर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे से अख़लाक़ से बात करते हैं, और हम अपने इख़लाक़ को, इस्लाम को, और जो हमारी तहज़ीब है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। बर्दाश्त करें, काम रहें, सब्र लाएँ अपने अंदर, बर्दाश्त करें। किसी ने कोई बात बोल दी है, तो ऐसा नहीं है कि आप हो गए हैं वैसे। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप बहुत बुरे हैं, आप बड़े बदतमीज़ हैं, तो मैंने कोई बात नोट की है इसलिए बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ हैं। कुछ लोग होते हैं बिला वजह बोल देते हैं, तो उसको दिल पे मत लें काइंडली कि आप अब हम बदतमीज़ हैं, अब हम बदतमीज़ी करके दिखाएँगे। ज़िद ना करें, अपने इख़लाक़ को अच्छा रखें, और कूल रहें, काम रहें, बड़े ठंडे दिमाग से काम करें। और ये जो फ़ील्ड है ना, ये है ही कूल एंड काम पर्सन्स के लिए। अगर आप कूल माइंडेड हैं, आप काम हैं, तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपके झगड़े होते रहेंगे। तो मैं बड़ी एग्रेसिव थी जब इस फ़ील्ड में आई थी, बहुत ज़्यादा। अब तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक सेट हो गई हूँ। आप अपनी फ़ील्ड से बिल्कुल मुत्तमिन हैं। परफेक्टली। मुझे तो हमेशा से कोई ऐसी फ़ील्ड जॉइन करनी थी जहाँ पे कोई पावर हो, कोई अथॉरिटी हो भई। मतलब वी हैव पावर, वी हैव अथॉरिटी, कि जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए, ख़्वाह वो डॉक्टर्स भी क्यों ना हो, हम उनसे भी क्वेश्चन करते हैं। हम तो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर को भी खड़ा करके उनसे सवाल कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी आपके पास अथॉरिटी है, और आपको क्या चाहिए? इसके अलावा पुलिस वाले आते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ, वो मैटर कुछ भी बना दें, हमें पता है उसे किस तरीके से डील करना है। हम लॉ जानते हैं ना, अगर आप लॉ जानते हैं, तो ठीक है। अगर आपने पढ़ा नहीं है और आप चाहते हैं कि भई आप सक्सेस हासिल कर लें, तो हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। आपको पता होना चाहिए कि आप लॉयर तो बन गए, लेकिन लॉ कहता क्या है? अगर आपको ये पता होगा, तो आई एम डैम श्योर, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता आपके साथ। बेचारे पुलिस वाले भी नहीं कर सकते, वो बेचारा इसलिए कहूँगी क्योंकि
वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लोग जो हैं उन्हें पहचान नहीं रहे होते, क्योंकि बहुत दफ़ा वो कहते हैं ये चीज़ नहीं करनी, अगर कोई नॉइज़ेंस के लिए भी ऑर्डर कोई पास हुआ है तो उसे फॉलो नहीं करते, तो फिर हम बेचारों पे डाल देते हैं। यानी हर अथॉरिटी अपना-अपना काम अपने तरीके से कर रही है, लेकिन थोड़े जो हमारे एग्रेसिव जनरेशन है, वो सलमान खान ना बने भई, काइंडली राशिद महनाज़ बने, कुछ ऐसे लोग बने जो हमारे रियल हीरोज़ हैं। बिल्कुल। चलो थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया यू आर हमारे लिए। वेलकम। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और ये मेरी कोई जो बात बातें हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंची, और इंशाल्लाह इसी तरीके से यस लॉयर्स फोरम जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि उसे आगे ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ और भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन एंटरटेनमेंट ज़रा ज़्यादा पसंद करती है और डीपली थिंकिंग वो करती नहीं। आजकल टिकटॉक वगैरह पे वो लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो मैं चाहती हूँ जनरेशन को कि थोड़ा यहाँ ध्यान दें, आपको अब मुल्क चलाना है, आप में एक सोबर आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो यस लॉयर्स फर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि आप और थैंक ज़्यादा यू। कामयाब हों, जी और जनाब आपके पेपर्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू। बिल्कुल हम यस लायर्स फोरम के लिए अब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे फर्दर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इंशाल्लाह कुछ टाइम में ही आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आपकी और सारी टीम की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।